दोस्तों, इसरो के अंतरिक्ष मिशन में बढ़ते कदम अमेरिका, रूस और चीन के होश उड़ा रहा है। वैसे तो इसरो ने सालों पहले ही दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया था। इसरो ने कुछ साल पहले 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर दुनिया को चौंका दिया था। एक साथ इतने विदेशी उपग्रह भेजने का रिकॉर्ड है। वहीं अब इसरो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे कदम बढ़ाने जा रहा है जिससे भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया से मीलों तक नहीं बल्कि प्रकाश वर्ष आगे कर देगा। और तब दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसीज भारत से मुकाबला करने की स्थिति में भी नहीं रहेंगी। वैसे पूरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसी ये जानती हैं कि सबसे विश्वसनीय, किफायती और बेहद कम वक्त में लॉन्च करने की क्षमता इसरो के वैज्ञानिकों की है। ये काबिलियत दिखाने के बाद भारत एक बार फिर दुनिया में अपनी विशेषज्ञता का एक ऐसा डंका बजाने जा रहा है कि जिसकी गूंज पूरे अंतरिक्ष में गूंजने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्राइवेट प्लेयर्स इसरो के साथ इतिहास रचने वाले हैं, जिसके बाद भारत का तिरंगा हर जगह लहरा जाएगा। इस वीडियो में भारत और निजी क्षेत्र जो खेल खेलने जा रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 10 जून को मोदी कौन सा नया पत्ता खोलने वाले हैं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे भारत सबको पीछे छोड़ते हुए अंतरिक्ष में अपना नाम सबसे ऊपर लिखने वाला है। जिसने एलन मस्क की नींद अभी से ही हराम कर दी है, तो अमेरिका की नासा और चीन की CNSA के दफ्तर में हलकान मचा हुआ है। दोस्तों, इसरो अब निजी क्षेत्र को अपने साथ लाकर देश का नाम रोशन करने के लिए सहयोग कर रही है। यही वजह है कि आज कई बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनियां इसरो के साथ एक के बाद एक अंतरिक्ष मिशन को कामयाब कर रही हैं। बात चाहे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, स्काई रूट एयरोस्पेस या फिर एरियन स्पेस की हो, ये सभी कंपनियां इसरो के साथ मिलकर नया इतिहास रच रही हैं। अब इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर टाटा को भी इसरो का सबसे बड़ा सपोर्ट मिल गया है, जिसके बाद अब पूरी दुनिया की नजर उस अंतरिक्ष के बादशाह सैटेलाइट पर है जो देश में एक नई क्रांति ही ला देगा। इसरो का संचार उपग्रह GSAT-24 फ्रेंच गुयाना के कोरू से 22 जून को लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्चिंग देश के प्राइवेट प्लेयर टाटा के लिए हो रही है। मोदी सरकार एक के बाद एक देश के प्राइवेट प्लेयर्स को अंतरिक्ष में तूफान लाने को हरी झंडी दे चुकी है। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक तगड़े करार के तहत हो रही है, जो GSAT-24 सैटेलाइट के जरिए अपने पहले डिमांड ड्राइवन मिशन का आगाज कर रही है। इस सैटेलाइट को लेकर इसरो ने कहा है एक 24 KU बैंड संचार उपग्रह है जो 4180 किलो का है और ये देश में DTH सेवाओं में एक नई ही क्रांति ला देगा। इससे न केवल अखिल भारतीय कवरेज मुहैया होगी बल्कि इसकी पूरी की पूरी क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दी गई है और अब ये फ्रेंच गुयाना में फाइनल टेस्टिंग से गुजर रहा है, जहां से 22 जून को उड़ान भरेगा। वैसे दोस्तों, इस उड़ान से पहले ही मोदी गुजरात के बोपल में एक और बड़ा धमाका करने वाले हैं जो भारत की अंतरिक्ष उड़ान में नया ही बवंडर ला देगा। मैं आपको मोदी की इस प्लानिंग से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अंतरिक्ष जगत से जुड़ी एक ऐसी बात बताता हूं जो बेहद फायदेमंद है। देश के धांसू सैटेलाइट GSAT-24 के बारे में, जिसे टाटा प्ले के लिए डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवाओं के लिए बनाया गया है, जिसे लॉन्च करने और GTO कक्षा में स्थापित करने के लिए एरियन स्पेस को चुना है। पहले इस उपग्रह को इस साल की पहली तिमाही जनवरी से मार्च के बीच लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब ये 22 जून को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला है। दोस्तों, ये 25वां भारतीय उपग्रह होगा जिसे एरियन स्पेस की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। लेकिन इस ऐतिहासिक उड़ान से पहले ही मोदी ने एक तगड़ी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर लिया है और इसके लिए PM मोदी 10 जून को गुजरात के अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के हेड ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि देश के लिए अंतरिक्ष का रास्ता इसी अहमदाबाद से ही निकला था और उन साइंटिस्ट का नाम था विक्रम साराभाई। और दोस्तों, अब गुजरात के रास्ते देश की वो प्राइवेट कंपनी उड़ान भरने वाली है जैसे कंपनियों के दम पर अमेरिका अंतरिक्ष में तहलका मचा रहा है। यानी अब भारत से एलन मस्क की SpaceX जैसी कंपनियां उड़ान भरने वाली हैं। इस काम के लिए मोदी मंत्रिमंडल ने जून 2020 में InSpace की स्थापना को मंजूरी दी थी। InSpace एक नोडल एजेंसी है जो निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों के संचालन के अलावा अंतरिक्ष विभाग के प्रतिष्ठानों के इस्तेमाल की सुविधा दे रही है। इससे क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है दोस्तों कि एक्सपोनेंशियल इनोवेशन का समय है, जिसे तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार हैंडलर की भूमिका ना निभाए बल्कि एनेबलर की भूमिका निभाए। इसरो के मुताबिक इन स्पेस प्राथमिकताओं और तैयारी के स्तर के आधार पर इसरो NSIL और NGPE की आवश्यकताओं को
ध्यान में रखते हुए एक एकीकृत लॉन्च मैनिफेस्ट तैयार करेगी। ये अंतरिक्ष गतिविधियों में एनजीपीई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार और हैंड होल्डिंग प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र पर भी काम करेगी। दोस्तों, ये एजेंसी डॉस के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगी, जो अंतरिक्ष में एक नया ही एटमॉस्फेयर तैयार कर देगी, क्योंकि इसरो तो पहले से भौकाल मचा रहा है और अब प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में कूदकर नया ही कीर्तिमान तय करने लगेंगी। दोस्तों, इस वक्त भारत का इसरो कुछ ऐसे काम कर रहा है कि नासा की चूलें हिली हुई हैं, तो एलन मस्क भी बेहद परेशान हैं, क्योंकि भारत उन मिशंस पर आगे बढ़ा हुआ है जो नए कीर्तिमानों की कहानी लिखने वाले हैं। दोस्तों, कम बजट में बेहतरीन परिणाम देना इसरो की खासियत रही है और यहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने ही उदाहरण रखे हैं। नासा या बाकी एजेंसियों से तुलना करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का सालाना बजट 23.3 बिलियन डॉलर का है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सालाना बजट 7 बिलियन डॉलर का है, जबकि दुश्मन देश चीन की स्पेस एजेंसी का बजट 8.9 बिलियन डॉलर है। वहीं रूस की स्पेस एजेंसी का बजट 3 बिलियन डॉलर का है। वहीं इसरो का सालाना बजट केवल 1.8 बिलियन डॉलर यानी करीब 13,700 करोड़ रुपए है। ये बजट नासा के सालाना बजट के 10% से भी कम है, लेकिन इसके बाद भी इसरो ऐसे काम कर देता है जो नासा नहीं कर पाता। और दोस्तों, इस साल चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है। इस मिशन की तस्वीरें इसरो ने सभी के सामने पेश कर भी दी हैं। ये मिशन चंद्रयान 2 के बाद बनाया गया है, जो 2019 में चंद्रमा के पास क्रैश लैंड हुआ था। ये सतह से करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिर गया था। इसरो का कहना है कि उनकी कोशिश है कि इस साल अगस्त में इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाए। तो वहीं चंद्रयान 3 के अलावा इसरो अपने आने वाले मिशन आदित्य L1 मिशन और गगनयान मिशन को लेकर भी तैयार है। इसरो 2022 अगस्त में गगनयान के प्रक्षेपण से पहले अगले 7 महीनों के भीतर 2 मानव रहित उड़ानें पूरी करने के टारगेट पर है। इसरो ने गगनयान के इंजन की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो ने ह्यूमन रेटेड GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल के कोर L110 लिक्विड स्टेज इंजन को डेवलप करने में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, इसरो अपने छोटे रॉकेट की ठोस ईंधन मोटर का भी टेस्ट कर रहा है। इसके साथ ही L1 मिशन को पृथ्वी सूर्य प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु में रखा जाएगा। ये सूर्य के कई गुणों जैसे कोरोनल मास इजेक्शन के डायनामिक्स और ओरिजिन के बारे में पता लगाएगा। भारत पहले से ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रमा और सौर मिशनों को ट्रैक करने के लिए एक नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहा है। ESA का कहना है कि उसके ग्लोबल डीप स्पेस कम्युनिकेशन एंटेना दोनों मिशनों के लिए हर संभव मदद करेंगे। वो अंतरिक्ष यान पर नजर रखेंगे, महत्वपूर्ण जगहों पर उनकी लोकेशन को पिन पॉइंट करेंगे और साथ ही कमांड भी देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इसरो एक और प्रोजेक्ट को अंजाम दे चुका है, जिनसे न केवल एलन मस्क बल्कि चीन की स्पेस इंडस्ट्री के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इनके पर कतरने के लिए इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV को तैयार कर चुका है, जो छुटकू रॉकेट के नाम से चर्चा में है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, अंतरिक्ष की जंग में दुश्मनों को सरेंडर कराने के लिए इसरो ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। इन नई पीढ़ी के कॉम्पैक्ट रॉकेट को राइड शेयर मोड पर बनाया जा रहा है, यानी कि ये लॉन्च व्हीकल्स छोटे उपग्रहों को बेहद कम लागत पर अंतरिक्ष में स्थापित कराएंगे। साथ ही इनकी व्यवस्था भी ऐसी रखी गई है कि रॉकेट्स की सप्लाई लॉन्च ऑन डिमांड की तर्ज पर की जा सके। चीन जैसे विरोधी देशों और एलन मस्क की स्पेस एक्स को कूटने के लिए भारत ने एक तरह से स्पेस सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली है, तो वहीं प्राइवेट कंपनियों के लिए इसरो के दरवाजे खोल दिए हैं। दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने सालों पहले यह काम कर दिया था। टेस्ला के मालिक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। स्पेस एक्स दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का काम भी करती है। इसका सालाना बजट करीब 500 बिलियन डॉलर का है, लेकिन अब इसकी बादशाहत खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि स्पेस एक्स को टक्कर देने के लिए भारत के स्टार्टअप तेजी से काम कर रहे हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद का कहना है कि इस नीति के तहत भारत में भी स्पेस एक्स जैसी कंपनियां शुरू करने की कवायद शुरू की जा रही है, जिससे भारत और नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। पृथ्वी की निचली कक्षा के उपग्रहों की नई तकनीक पर काम चल रहा है। ये कम लागत वाला खेल है, इससे अंतरिक्ष क्षेत्र बदल जाएगा।
दोस्तों, बड़ी बात यह है कि मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि साल 2040 तक वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का विस्तार $1 ट्रिलियन तक हो जाएगा और इस वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी केवल 2% की ही है। लिहाजा ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के लिए भारत के सामने एक बड़ा अवसर है और इस काम में इसरो ने अपने दम पर टेक्नोलॉजी को लेकर जो विस्तार किया है वो इसे विश्व की अग्रणी स्पेस एजेंसियों में से एक बनाता है। वहीं स्पेस एक्स की बात करें तो फाल्कन रॉकेट की खासियत की वजह से उसके मिशन सस्ते होते हैं। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट को स्थापित करने के बाद धरती पर वापस आ जाता है। रॉकेट्स को वापस पृथ्वी पर लाकर उन्हें फिर अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार करने से लागत में भारी कमी आती है, लेकिन इसका भी तोड़ इसरो ने निकाल लिया है। इसरो वो तकनीक विकसित कर चुका है जो रॉकेट को फिर से यूज करने लायक बना देती है। तो वहीं ऑन डिमांड सैटेलाइट भेजने वाली पॉलिसी इसमें बवाल ही ला चुकी है। भारत की कई प्राइवेट कंपनियां भी अब कदम तेजी से आगे बढ़ा चुकी हैं। देश की स्काई रूट स्टार्टअप जैसी कंपनियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। हाल ही में स्काई रूट ने अपना पहला लॉन्च व्हीकल का नाम विक्रम-1 रखा है। स्काई रूट एरोस्पेस पहला भारतीय स्टार्टअप है जिसके जरिए देश के पहले निजी रॉकेट इंजन रमण का सफल परीक्षण पूरा हुआ है। अग्निकुल कॉस्मोस भी तेजी से स्पेस तकनीक डेवलप करने में लगा है। तो वहीं देश के सबसे भरोसेमंद रॉकेट यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के एंड टू एंड उत्पादन के लिए HAL L&T, BEL अडानी BEML और BHEL यानी भेल ने इंटरेस्ट जताया है, जिसे देखकर चीन के तोते उड़ गए हैं। चीन की धड़कनें इस वजह से भी बढ़ी हुई हैं कि इसरो कम लागत में अपने मिशन कैसे लॉन्च कर देता है, जबकि सस्ते माल और सस्ते काम के लिए दुनिया में चीन का नाम ही आता है, लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो ये काम नहीं कर पा रहा है। चीन और दुनिया के बाकी देशों समेत स्पेस एक्स और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियों की नींद तो अब और उड़ेगी, क्योंकि इसरो के साथ अब भारत के स्टार्टअप में भी तेजी से अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए आविष्कार जो कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत के स्टार्टअप इसरो की मदद से अंतरिक्ष मिशनों को इतना सस्ता बना देंगे कि दुनिया के हर देश का सैटेलाइट इसरो की मदद से ही अंतरिक्ष में जाएगा। दोस्तों, मोदी सरकार को स्पेस जगत में बढ़त हासिल करने के लिए और कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी बात सीधे सरकार तक पहुंचे और आप भी सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभा सकें।